जैसा कि आप लोग के डिमांड के ऊपर एमसीक्यू करवाने का वादा था, तो आज हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। वो भी ये पूरे होल केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले कुछ मेरे पास एमसीक्यू का जो है पीडीएफ बनाया है, वो भी होल एमसीक्यू का। तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखेंगे आज, उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा, और जो मैं बताऊंगा और आपको टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसमें निम्नलिखित में किसमें हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, एक ग्लूकोज है, एक NaCl है। NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं तो Na+ और Cl- टूटता है। एक पॉजिटिव आयन आ रहा है या एक नेगेटिव आयन, तो आयन सिर्फ एक ही बनाना, या तो पॉजिटिव हो या तो फिर नेगेटिव हो। यूरिया जो है ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं है, ग्लूकोज नहीं टूटता है, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गए। हम इन दोनों में बात किया जाए, K2SO4 में K2 2 टाइम के पॉजिटिव और SO4 पर 2 टाइम नेगेटिव होता है। तो जितना मैक्सिमम पावर होगा उसका हिमांक का अवनमन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो मेरा आंसर ए जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ए। तो इस तरीके से ए आपका आंसर हो गया। फिर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है, तो ये होता है समय इनवर्स। क्या होता है? समय इनवर्स, टाइम इनवर्स होता है। अब आ जाओ यहाँ पर 3 नंबर H3PO4 है एक भास्मिक है कि द्विभास्मिक है कि त्रिभास्मिक है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर H3PO3 है, H3PO4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो ऑक्सीजन इस तरीके से 4 आप बना लो। ठीक है, बना लिए। उसके बाद क्या करना है, फास्फोरस लेना है। फास्फोरस का 5 जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ऑक्सीजन इसके ऊपर लगा देते हैं। बच गया कितने ऑक्सीजन? 3, और 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी क्या है, OH है। तो इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से कितने OH हो गए? 3 OH हो गए। तो इसलिए 3 OH हो, तो ये त्रिभास्मिक हो गया। क्या हो गया? त्रिभास्मिक। तो इस तरीके से आंसर तुम्हारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय होता है? प्रतिचुंबकीय क्या होता है? एक अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब देखना है, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें आयुर्वित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक में होता है पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चेक करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, जिंक पर 2+ है, तो देखो जिंक का निकालने का तरीका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 हो गया। तो बताइए 10 हो गया, तो इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो s ऑर्बिटल से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर d पर तो फुलफिल हो गया, तो फुलफिल हो गया, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉपर पर 2+ है, तो कॉपर पर 2+ का मतलब कितना होगा? कॉपर 29 होता है, 29 में से 2 हटा दो, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पर 4s1, इसको बनाने का तरीका है कॉपर का, 4s1 और 3d10 गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12 12 4 16 16 1 17 17 10 27 और 2 29। कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 12 4 16 16 2 18 18 10 28 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होता है? 10
कितना हो गया आपका कॉपर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 12 12 12 6 होता है यहाँ पे, 12 6 18 18 2 20, अब 20 और 10 30, ये 30 का जिंक का बन गया है। अब हमको 28 ही बनाना है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, डी पर 10 बनाओ और 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देना है। तो अब काउंट करो तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28, 28 और 1 29, ठीक है 29 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन दान किया, 2, तो एक एस से निकलेगा, एक किससे निकलेगा, एस से, और एक निकलेगा डी से। तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या बचा, एक, तो एक सिंगल बच गया, इसीलिए ये क्या कहलाया आपका संक्रमण धातु का प्रतिचुंबकीय कहलाया। तो ये कॉपर +2 आयन होगा, आंसर मेरा सी जाएगा, इधर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है सी ऑप्शन जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो जब आगे हम लोग देखेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है बाबू, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग। तो इस तरीके से ये 5 नंबर कंप्लीट होता है। 6 नंबर में देखिएगा NiCO का होल 4 है, में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना है, निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। हम जानते हैं CO कार्बन और ऑक्सीजन के जब आपस में कंबाइंड होगा तो ये इसका जो चार्ज होता है इसका 0 होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा CO है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। ये 0 होगा तो 0 × 4 होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 जैसे आएगा तो निकेल पर कैसा चार्ज आएगा, 0, अर्थात ऑप्शन बी जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो बुखार को कम करेगा, एनाल्जेसिक, क्योंकि आपके बॉडी को पेन को, आपके बॉडी के शरीर के दर्द को कम करता है, तो एनाल्जेसिक होता है। एंटीबायोटिक तो जड़ से खत्म करता है, एंटीपायरेटिक नहीं होता है। ट्रैंक्विलाइजर में, ट्रैंक्विलाइजर जो मेंटल डिजीज होते हैं, मेंटल बीमारी के लिए दिया जाता है, जिसको मानसिक तनाव कहते हैं, उसमें ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब अगर मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ये एमीन का पार्ट है, इसीलिए हॉफमैन इसमें लगा देना है ऑप्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा आपको मिथाइल एमीन बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। अल्काइल हैलाइड की बात किया जाए तो जैसे मान लो CH3 और Cl, ये अल्काइल हैलाइड है। अब अल्कोहल में बदलेंगे तो इसमें क्या लगता है, देखो सबसे पहला क्या है, इसमें एक्वस NaOH लगा दो। एक्वस जैसे NaOH लगाएंगे NaCl क्या हो जाएगा, बाहर, NaCl जैसे बाहर निकलेगा और ये OH लग जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और OH हो गया। तो इस तरीके से ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। कौन सा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो ये का एक निकला और दूसरा के जुड़ गया, तो एक निकला और दूसरा जुड़ा, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में एक को हटाएंगे, दूसरा जोड़ देंगे, ठीक है। योगात्मक में केवल जुड़ता है, कुछ निकलता नहीं है। डिहाइड्रोजनेशन में सिर्फ निकलेगा, कुछ जुड़ेगा नहीं। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, उल्टा होता है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन जाएगा। कैप्रोलैक्टर किसका मोनोमर है, तो आपको हम पढ़ाए थे बाबू पॉलीमर में हमने बताया था कैप्रोलैक्टर सिर्फ नाइलॉन 6 का होता है। किसका होता है, नाइलॉन 6 का होता है कैप्रोलैक्टर, ठीक है। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो ये आपका इथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और प्लस में एडिपिक एसिड मिलाने पर ये बन जाता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 ये सब जो है ऑप्शन नहीं जाएगा, बल्कि ये ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए।
निम्न में कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब बताओ, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल। ये मैग्नीज तो संक्रमण तत्व है ही नहीं है, ये तीनों है, तो कौन नहीं है पूछा तो मैग्नीज होगा ऑप्शन। कौन नहीं है पूछा तो मैग्नीज हो जाएगा ऑप्शन। कॉपर पेराइड का होता है CuFeS2। कॉपर पेराइड का फार्मूला क्या होता है? CuFeS2। ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो याद रखना, हिमांक का अवनमन है, ये नहीं है। प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बल्कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपका पहला हिमांक का अवनमन, दूसरा है वास्तव के अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का नय, और चौथा है प्रासरण दाब। कौन सा दाब? प्रासरण दाब। तो इस तरीके से ये आपका ये बी ऑप्शन होगा, क्योंकि कार्य गुणधर्म नहीं है। क्लियर है? तो आपका अब आता है नेक्स्ट में, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? कायरल कार्बन, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना? कायरल कार्बन कहते हैं किसको? जैसे एक कार्बन लिया, एक कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग तत्वों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। इस तरीके से चारों वैलेंसी अगर अलग अलग एलिमेंट से जुड़े रहेंगे तो इस सेंटर को कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोला जाता है। तो इसमें कार्बन में मतलब ग्लूकोज में कायरल सेंटर पूछा है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन है? 4, 5, 3 और 1। तो कायरल सेंटर ग्लूकोज में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। बाकी ऊपर नीचे एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये 4 कायरल सेंटर होते हैं। इसका ऑप्शन ये मानना, 4 कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ग्लिसरॉल एक है प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहल होता है, CH2OH, CH2OH और CH2OH। यही है आपका ग्लिसरॉल। इसमें 3 अल्कोहल है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब आता है चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या। देखो, मेटा फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस का पहले फार्मूला आप लोग जानिए। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फास्फोरस, H3PO4। H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। इससे क्या होता है? एक पानी में निकाल दोगे तो ये बन जाता है हाइपोफास्फोरस। वाटर निकाल दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो HPO2 और मेटा का डबल करना है, तो P2O5। इस तरीके से मेटा बनता है। तो इसमें पूछ लिया POP बॉन्ड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो उनको कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर P है, OH है और OH है। तो PO बॉन्ड तो एक है, POP बॉन्ड इसमें नहीं दिखा। तो लेकिन मेटा फास्फोरस में POP बॉन्ड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इस तरीके से PP बॉन्ड हो जाएगा, फिर POP बॉन्ड हो जाएगा, O इसमें जोड़ देंगे तो POP बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके से तो इसमें टोटल POP बॉन्ड होते हैं मेटा फास्फोरस में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। POP बॉन्ड की संख्या कितना होगा? यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसका P ब्लॉक में जब पढ़ोगे तो ये POP बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लार्ज होता है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए आप यहाँ 3 ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, अब आता है स्मेल्टिंग, जिसको प्रगलन बोलते हैं। स्मेल्टिंग में धातु का ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, तो धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। तो ऑप्शन बी जाएगा। क्या जाएगा जी? ऑप्शन बी। इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? अब संघनन बहुलक किसको कहता है?
संघनन बहुलक किसको कहते हैं? ग्लिप्टन, नायलॉन 66, नायलॉन 66, क्योंकि हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के मिश्रण से संघनन बहुलक बनता है। ग्लिप्टन भी है, डेकॉर्ड भी है, लेकिन पीटीएफई जो है संघनन बहुलक नहीं, ग्लिप्टन संघनन बहुलक नहीं है, डेकॉर्ड है, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन में कौन संघनन बहुलक नहीं है? तो ए जाएगा। ठीक है, अब आता है K4FeCN का होल 6 में Fe का संकरण ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे, एक बात बताए थे कि संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहे तो उसका 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है sp3d2, एक होता है d2sp3। ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए होता है। ठीक है, ये होता है वीक लिगेंड के लिए होता है, वीक लिगेंड के लिए होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या क्या कैसे याद करेंगे? अगर CN मिल गया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NC मिला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 मिला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इस तरीके से सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें एसिडिक एसिड जैसे CH3COO नेगेटिव मिला स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन मिला वीक मिला, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी मिल जाए तो इसको वीक लिगेंड बोलेंगे, इसको कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मिल रहा है CN। तो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 देखो कहाँ दिख रहा है? D2sp3, ऑप्शन सी जाएगा। ज्यूटर आयन किसको कहते हैं? ज्यूटर आयन किसे कहते हैं? तो ज्यूटर आयन जो होता है, ये ऑप्शन गलत है। CH3 CH2 NH2 CH2 COOH को ज्यूटर आयन बोलते हैं। NH2 CH2 COOH को ज्यूटर आयन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ ऑप्शन। ठीक है, अब आता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल से कौन 2-ब्यूटीन देता है? अब देखो, निर्जलीकरण करेंगे तो निश्चित है अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? पानी निकल जाता है ना, अल्कीन बना देंगे। तो हम लोग अल्कीन बनाते हैं। अब देखते हैं किससे बनेगा अल्कीन मेरा। अब यहाँ पर 2-ब्यूट2-EN कौन देता है? तो देखो, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, पहले इसको डी वाला देखते हैं बना के। CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल, CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ऐसा हो गया। निर्जलीकरण H2SO4 निकाल देंगे H2SO4 के संपर्क में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन जो है ब्यूटीन, अच्छा अल्कोहल है, सॉरी CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH। ठीक है, अब बताओ ये कौन देगा ब्यूटीन 2 ऑल? तो ये तो नहीं दे सकता है, ये नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर मान लो इसको निकालते हैं OH और यहाँ से निकालते हैं OH, तो ये बनता है CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा ब्यूट 1EN ही बनेगा, लेकिन हमको लाना है 2, तो इससे नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अब आ जाओ इधर, ब्यूटेन 2 ऑल, पकड़ लो इसको, ये दोनों तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसी से बनेगा, देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। CH3 CH2 CH OH और यहाँ पर CH3 है। क्लियर? अब देखो हमें निकालना है, तो यहाँ से बना लो ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो और OH निकाल लो, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 माने CH होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, तो इससे बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ब्यूटेन 2 ऑल से हम 2 ब्यूटीन बना सकते हैं। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है?
याद रखना। द्वितीयक सेल और प्राइमरी सेल में क्या अंतर है? लेक्लांसी सेल या लेड स्टोरेज बैटरी या सांद्रण सेल, लेक्लांसी सेल या सांद्रण सेल जो होता है, लेक्लांसी सेल को ड्राई सेल कहते हैं, ये प्राथमिक सेल है। इसी को सांद्रण सेल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सेल बोलते हैं, प्राथमिक सेल है। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी जो है एक द्वितीयक सेल होता है जो इन्वर्टरों में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी मिल गया। अब आ जाओ 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या होता है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या पूछा है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या पूछा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का पूछा है क्या समन्वय संख्या। तो यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज, OB2 पॉजिटिव, सॉरी एक Na पर यहाँ 2 टाइम और O पर क्या है निगेटिव चार्ज, इस तरीके से। तो आपसे पूछा है सोडियम का ना कितना टाइम है 2 टाइम, तो इसको 4:4 में जाता है, तो 4 × 2 करेंगे 8:8, आपका ऑप्शन 8 जाएगा। कितना जाएगा? 8 जाएगा। इस तरीके से आपका 8 हो गया। अब बता निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइडिक विलयन है? तो कुहासा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पट्टी पर पाया जाता है? तो वो पट्टी पर प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो फ्लोरीन है। क्या है ये? फ्लोरीन है। समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। समान सूत्र Cn+2n वाले यौगिक है। किसका है? ये अल्केन का दिख रहा है हमें। किसका दिखेगा? अल्केन का। नहीं विश्वास है तो n का वैल्यू 1 पुट करके देख लो, तो C1H2 × 1 और +2, तो क्या होगा? CH 2 गुना 2 × 1 होगा, 2 2 4 हो गया ना। देखो 2 और 2 4, तो CH4 मीथेन मिला। अब मीथेन कौन सा ग्रुप आता है? अल्केन ग्रुप आता है। मीथेन कौन सा ग्रुप? अल्केन ग्रुप। तो इस तरीके से अल्केन आपका बन गया। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं? तो प्रथम पंक्ति में कौन कौन नहीं आता? तो मैग्नीशियम नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आ जाएगा। क्योंकि प्रथम पंक्ति में कौन कौन होता है? साइंस टीचर, विनीता कुमारी, मन, फी, को, नी, क्यों, जान जलाती है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? पहले ये देखो, प्रथम संक्रमण तत्व यहाँ पर Fe है, तो Fe है। क्रोमियम है। निकेल है, बाकी ये मैग्नीज नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा। इस तरीके से प्रथम संक्रमण तत्व आपका ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है? आपका ये डी ब्लॉक है। तो इस तरीके से आपका संक्रमण तत्व ये हो गया। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है कौन? तो क्रिस्टलीय ठोस में NaCl, जिसको एमार्फस सॉलिड बोलते हैं। सॉरी, क्रिस्टलीय बोला है ना, वो सॉरी, क्रिस्टलीय में एमार्फस होता है। एमार्फस में होता है कांच। क्या होता है? कांच। बाकी ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय है, ये भी क्रिस्टलीय है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? क्रिस्टलीय है। तो ऑप्शन पूछा है कि क्रिस्टलीय कौन है? तो आपका कांच हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से 29 ऑब्जेक्टिव हम लोग किए हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट से कैथोड पर मुक्त होता है। अब देखिए, आप इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्ट पढ़े होंगे, तो एक ही बीकर में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, एक ही बीकर में 2 अलग इलेक्ट्रोड होता है और दोनों को एक बैटरी के सहारे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बैटरी के सहारे जोड़ देते, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब बताओ NaCl। अच्छा, इसमें नेगेटिव जो होता है वो आपका होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड।
और इस पर जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। अब NaCl जब ये इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, टूटेगा, तो ये Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव किस पर जाएगा? नेगेटिव पर, अर्थात Na पॉजिटिव कैथोड पर चला गया, Na पॉजिटिव कैथोड पर चला गया। अब आता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैल्यू घट से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो कैथोड पर ये जाएगा सोडियम, तो सोडियम जाएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैथोड पर कौन जाएगा? सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयनों से मुक्त कराया जाता है। तो सबसे पहला बात याद रखना, कॉपर का होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। और यहाँ पर ये आयन ढूंढ लो। आयन कॉपर पर कितना प्लस होता है? 2 प्लस। तो इसको दूसरे भागा दे दो, और दूसरे जैसे भागा देंगे तो इसका आएगा 31.76 ग्राम तांबा आएगा। ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। सोना किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में क्या मिलेगा आपको? सोना मिल जाएगा, सोना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये डी वाला। तो ये सोना हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? याद रखना, कौन कौन बनाएगा? पहले कौन बनाएगा वो देखो, FOL, फोन, जो फ्लोरीन से स्टार्ट होगा, जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखो NH3 नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, ये भी बनाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये भी बनाएगा, लेकिन HCl है, Cl है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट होता है। ठीक है। XeF4 का आकार कैसा होता है? तो स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। XeF4 का आकार स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है बाबू? स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है जी। आपको लगेगा 4 है तो चतुष्फलकीय मार देंगे, ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर जाएगा। ठीक है जी। लीनियर किसका जाता है? XeF2 रहेगा तब लीनियर जाएगा। ठीक है, पिरामिड तो होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन जो है बी है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। प्रबल सबसे स्ट्रांगली लुईस अम्ल कौन है? तो BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है, BI3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर लुईस अम्ल घट जाता है। लुईस एसिड क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्षार बढ़ जाएगा। तो लुईस अम्ल पूछा है, तो अम्ल में फ्लोरीन हो गया, तो BF3 ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा? BF3। ठीक है जी, BF3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, BF3 ऑप्शन चला गया। अब थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करना है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन नहीं जानता यार साधारण ताप पर? देखो, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में रहता है, और पारा भी क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। जिंक जो है द्रव अवस्था में नहीं होता है, और जल तो है ही है। तो निम्नलिखित में कौन सा धातु में पूछा है, तो याद रखना ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। धातु में पूछेगा तो पारा, और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। धातु में पूछा तो पारा, और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। अच्छा बताओ, निम्नलिखित में हरा थोथा, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। हरा थोथा और नीला थोथा में अंतर है। नीला थोथा, हरा थोथा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं,
और हरा थोथा FeSO4 बोला जाता है। FeSO4 7 टाइम वाटर को हरा थोथा बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ऑप्शन ए जाएगा। और नीला थोथा अगर पूछेगा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, ये नीले रंग का होता है इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, हरा थोथा पूछेगा तो FeSO4.7 टाइम वाटर। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा गया है? तो बताओ, पी ब्लॉक को तो नहीं कहेंगे। अच्छा, कहा जाता है ये पूछा है, वो सॉरी। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक को नहीं कहेंगे, ना ही पी ब्लॉक। अच्छा, ए ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, लेकिन ये कौन सा संक्रमण तत्व है? ये अंतः संक्रमण तत्व है। ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व बोला गया है। लेकिन आपसे पूछा है केवल और केवल संक्रमण तत्व, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला है सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। याद रखना, सल्फाइड अयस्क का स्मरण जो किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड बाय किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ठीक है, मैलाकाइट अयस्क। मैलाकाइट किसका होता है? मैलाकाइट लोहा का। देखो लोहा का 3 आया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पाइराइट। कॉपर का होता है कॉपर ग्लास, मैलाकाइट, जिंक ब्लेड, ये सब होता है, तो कॉपर का आंसर जाएगा इसमें। मैलाकाइट किसका होता है? कॉपर का। मैलाकाइट किसका होता है? कॉपर का। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड। इथेन में कार्बन का संकरण, इथेन पूछा है, ओ सॉरी, इथेन में कितने कार्बन? इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे CH3 और CH3, ये इथेन है। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन H एक और कार्बन जोड़ेंगे इस तरीके से, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए होता है sp3, तो आपका आ जाए इथेन में कार्बन का संकरण sp3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब कहोगे सर इधर भी sp3 है, इधर तो ऐड कर देंगे, नहीं, कोई एक ही कार्बन को चेक करेंगे। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन से क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट। देखो कैल्शियम फॉर्मेट से क्या क्या बनता है? जैसे CH3 COO फॉर्मेट बोला है ना, तो एक कार्बन होगा HCOO और Ca। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो एसिड देगा। क्या देगा? एसिड देगा। तो ऑप्शन बी। अब आ जाओ इधर, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो जानते हैं एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होता है। 6.022 गुना 10 पर पावर 23, तो ये तो नहीं होगा, 24 हो गया, खत्म। कभी कभी ऐसा भी लिखता है 6.023 भी लिख देता है, या 22 भी होता है, दोनों सही है। तो यहाँ पर माइनस वाला नहीं होगा पार्ट, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। इथाइन में पाई बंधों की संख्या। इथाइन बोला है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH बोला है। अब इसको ब्रेक डाउन करो, CH तोड़ देंगे, आई ट्रिपल बॉन्ड बोलेगा और ऐसा तोड़ेगा, तो ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड ऊपर नीचे क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो पूछा पाई बंधों की संख्या, तो कितना है पाई बॉन्ड? ऊपर नीचे है तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा? 2। बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडल नहीं, मेंडलिफ नहीं, डुवर्नियर नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया है। किसने बनाया? मोसले। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? तो माने भूमि पर रहने वाला तत्व को क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। तो जिंक है, लोहा है, सोडियम है और कार्बन है। तो क्षारीय भूमिज तत्व आपका क्षारीय में हो गया सोडियम, तो सोडियम हो गया, जिंक हो गया और लोहा हो गया। सोडियम ऑप्शन मारेंगे क्योंकि भूमिज तत्व क्षारीय में ज्यादा है सोडियम। ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्रोमियम का उपसंयोजन की संख्या पूछा है। बताओ उपसंयोजन की संख्या,
ये हेक्सामिथिलीन डाइमीन का सूत्र होता है, इस पर 2 नेगेटिव होता है। कितना नेगेटिव? 2। 3 गुना 6 करेंगे तो 6 आदमी माने 6 गो क्रोमियम को 6 गो घेर के रखेगा। जैसे एक क्रोमियम है बीच में, इसको जितना आदमी घेर के रखता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो क्रोमियम को यहाँ तो 3 दिख रहा है, लेकिन इस पर कितना माइनस 6 का हुआ? 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है जी। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर बात किया जाए आवासानिक के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, तो देखो कौन कौन सा तत्व है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बताओ कौन कौन सा मिला? सल्फर मिला, ठीक है। सोडियम, आवासानिक के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व, ये तो नहीं, लोहा नहीं, ना ही सोडियम है, ना ही नाइट्रोजन है, तो कौन है? सल्फर है। तो ऑप्शन ए जाएगा, सल्फर सिर्फ। बताओ प्रासरण दाब, प्रासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखना, पाई बराबर होता है CRT, या पाई कहो या पी कहो, तो P बराबर CRT। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, तो P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। 52 पे आ जाओ। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। रासायनिक अधिशोषण जब करेंगे तो अणु उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अणु उत्क्रमणीय, जो एक बार बन गया दोबारा फिर रिपीट नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा, अणु उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण भले रिवर्सिबल होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अणु उत्क्रमणीय होता है। ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन पाता है। ठीक है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कीटोन का होता है CO। क्या होता है? CO। निम्नलिखित में कौन सा प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम भस्म है, तो प्रबलतम ज्यादा भस्म कौन है? तो यहाँ पर N है, N से कितना टाइम? NH3 है, 3 टाइम है यहाँ पर, तो ये ट्राइएमीन है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ठीक जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान तो ही होता है, याद रखना, इसको एकदम कंठस्थ रट लेना, 0.693 2/K। ठीक है, 0.693/K होता है। इसका ये वैल्यू निकाला गया वैल्यू है, T हाफ का वैल्यू निकाला गया है 0.693 और y में K, इतना वैल्यू होता है। ठीक है जी। 56 में आ जाओ भाई। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क कौन कौन नहीं? बॉक्साइड नहीं होता, बाकी ये तीनों है। कैलामाइन, जिंकाइड, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइड, ये तीनों होता है, लेकिन बॉक्साइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ये बॉक्साइड है। और एक लास्ट जो है, रवादार ठोस है। रवादार का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कौन कौन सा ठोस होता है? हीरा। क्या है? हीरा। ना कांच है ना रबर है, इनमें से कोई तो है ये नहीं है ऑप्शन, इसलिए तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका हीरा ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये निश्चित क्रम में इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, इसका शीतलन होता है। ठीक है। ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का ऐसे बता देते, H2AS2O7 को ओलियम कहते हैं। ठीक है। यदि वाटर में, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में अगर हम वाटर मिला देंगे, ठीक है, तो ये 2 टाइम लेके ओलियम बना लेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको कंप्लीट किया 58 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद इसमें कम से कम ये 550 MCQ है, वो पूरा कवर करके उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। MCQ क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो मेरे YouTube चैनल पर जाके कमेंट करके लिख के भेज देना। मेरा YouTube चैनल है A to Z केमिस्ट्री, सुजीत सर। आज ये वीडियो अपलोड कर देंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे को फायदा हो जाए। और ये आपको करना ही है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से इस नंबर पे जुड़ जाइएगा। आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।